जैसे आलोक जी ने बोला कि जैसे कुछ लोग हैं कांग्रेस में जिनको 10 लोग भी नहीं जानते होंगे हाँ, यस। अगर वो बाहर निकलते हैं। तो ये लोगों का कंप्लीट बेस जो है, हम्म। ये लोगों की कंप्लीट ताकत जो है, वो हम्म। कांग्रेस के निर्भर है और कांग्रेस बिल्कुल के बिल्कुल। नेतृत्व पे निर्भर है, क्योंकि ये नहीं, पर खुद एक मनस्वी जी, इलेक्शन। मेरा मेरा सवाल मनस्वी जी ये भी है कि यहाँ अगर ये लोकतंत्र की बात करती है कांग्रेस, तो वो लोकशाही को कितना मानती है? क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी देखा तो इलेक्शन कहाँ हुआ था, वहां पे कोई प्रोसेस तो हुई नहीं थी, डायरेक्ट सिलेक्शन हो गया था, किसी ने पर्चा भी नहीं भरा था। अभी भी ये चीज ये भी अभी भी चर्चा हो रही थी, लेकिन ये 6 महीने के लिए टाला गया है। बद्रेश भाई, इसमें क्या होता है कि लोकतंत्र की जब बात करते हैं, देश की कोई भी पार्टी आप उठा के मुझे बता दीजिए जहां पे जी। लोकतंत्र पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी है। हाँ, किसी भी बिल्कुल। पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी, चाहे आप बड़ी पार्टी की बात करें, बीजेपी की बात करें, चाहे आप जी। छोटी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, रीजनल हम्म। पार्टी की बात करें, एसपी बीएसपी टीएमसी, कोई भी पार्टी हो, शिवसेना हो, कहीं ओके। पे भी हम इंटरनल इंटरनल डेमोक्रेसी हम कोई भी पार्टी में नहीं देखते। हाँ, हम्म। लोकतंत्र हमारे देश का हिस्सा है, डेमोक्रेसी से हमारा देश चलता है, पर पार्टियां डेमोक्रेसी से नहीं चलती। उनके जी। कॉन्स्टिट्यूशन में हो सकता है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट उनकी हाँ, पार्टी का यस। हो, पर 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 सवाल ये है, कभी भी वैसा हम लोगों ने 20-25 सालों में ऐसा नहीं देखा, क्योंकि ये नहीं सारी देखा। 20-25 सालों में हाँ, जो भी हाँ, पार्टी है, बिल्कुल। चाहे शिवसेना, जी। अगर इन सब का इतिहास देखिए, 40 साल का अगर आप पकड़ के चले, तीस हाँ, पैंतीस साल यस। 40 साल का इतिहास रीजनल पार्टीज का पकड़ के चले, तो इन सब में अभी सेकंड जनरेशन इनकी टॉप लीडरशिप पे। हाँ, तो बिल्कुल। कहीं पे भी हम नहीं देख रहे कि पार्टी में इलेक्टेड लोग आते हैं, हम्म। जरूर इलेक्शन जरूर लड़ते हैं हम लोग, राजनीति में लोकतंत्र जरूर है, पर पार्टी में कभी भी मैंने अभी अभी के इतिहास में देखो, नहीं चाहे देखा। आम आदमी पार्टी में जब भी आवाज उठी हो तो आम आदमी पार्टी के लोगों को अलग कर दिया गया हो, चाहे जी, जी। शिवसेना में बात हो तो शिवसेना में ठाकरे परिवार तो के अलावा आवाज कोई उठती है तो नए मिनिस्टर। पक्ष बन जाते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पार्टियां इस तरह की चीजें पार्टियां होती पार्टियां डेमोक्रेटिक नहीं होती हैं, है। जो ओके। 21वीं सदी का जो हिंदुस्तान के लोकतंत्र की मैं बात करूं, जी। पार्टियां हाँ, डेमोक्रेटिक नहीं एक दिखती, मिनट पर आलोक देश जी, मैं जरूर हाँ आपसे डेमोक्रेटिक है। बात करता हूँ। आलोक जी, एक मिनट। यस, संदीप चौधरी आपसे मैं आलोक जी, एक मिनट। संदीप जी, आपसे भी बात राय जाना चाहूंगा कि अभी कांग्रेस में सीधा सवाल मेरा आपसे ये रहता है कि मैंने अभी जो मनस्वी थापर से बात करी कि राहुल गांधी का नेतृत्व जब रहा अध्यक्ष पद पर, तो कितनी इंपैक्ट देखने को मिली, क्योंकि वहां पे रिजल्ट नहीं आया तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर सोनिया गांधी ने फिर से संभाला, तो ऐसा लगा कि हाँ, सोनिया गांधी वापस अध्यक्ष पद संभाल रही है, तो अब रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा, और उसको उस नजरिए से देखा भी जा रहा है। लेकिन प्रादेशिक नेतृत्व में भी वहां पे दो गुट देखने को मिल रहे हैं, यंगस्टर्स अलग, फिर ये ओल्डेज अलग। देखिए बद्रेश भाई, मैं आपको बताऊं, जैसे आपने कहा पहले सोनिया जी थी, फिर राहुल जी आए, फिर सोनिया जी आ गई, तो यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में एक कहावत है कि ढाक के 3 पात, चौथा लगे ना पांचवे की आस। तो काफी लंबे समय से, बल्कि मैं कहूंगा इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के टाइम से लेके और आज तक कांग्रेस वहीं पे घूम रही है। और इन्होंने बीच में एक टाइम ऐसा आया जब कांग्रेस को गांधी परिवार से अलग अध्यक्ष देकर अलग तरीके का नेतृत्व देने की कोशिश की, तो उसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं खत्म होती चली गई। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि कांग्रेस के पास एक बहुत लंबी चौड़ी लीडरशिप है पूरे इंडिया के अंदर। जैसे हमारे मनस्वी साथी ने बताया कि लंबे टाइम से सबसे बड़ी पार्टी है, तो इनके पास नेताओं की फेहरिस्त भी लंबी है, सीनियर नेताओं की फेहरिस्त भी बहुत लंबी है। और वो जो सीनियर नेता है, वो आने वाले, अगर आज के टाइम में आप सचिन पायलट को अध्यक्ष बना देते हो या दूसरे किसी यंगस्टर्स को बना देते, तो वो जो इनके दादी के साथ, नाना के साथ, इनके पिता के साथ काम कर चुके हैं, वो लोग उनको कैसे सैल्यूट करेंगे, कैसे वो उनके दरबार में जाके नतमस्तक होंगे। तो यहाँ पे टकराव की स्थिति है सीनियरिटी और जूनियरिटी के बीच में। राहुल गांधी का अपना एक अलग गुट है, अलग लोग हैं, अलग सोच है, एक जनरेशन गैप भी आ जाता है, एक एज गैप भी आ जाता है, बहुत सारी चीजें हैं कांग्रेस पार्टी में टकराव की। इसीलिए सीनियर नेता चाहते हैं कि सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी रहे, ताकि उनका उनके साथ में कम्युनिकेशन, उनका उनके साथ में एडजस्टमेंट प्रॉपर चलता रहे। और अगर यूथ के हाथ में चीजें चली जाती है, तो आप देखोगे, अगर अपने घर की भी बात देखेंगे, तो आज के टाइम में बच्चे जवान होते हैं, उनको ये लगने लगता है कि पापा दादा आपका आराम करने का टाइम आ गया है, वो चीजें अपने हाथ में ले लेते हैं। तो जो सीनियर लीडर्स हैं, उनको डर यह है कि कहीं तुम्हारी राजनीति खत्म ना हो जाए, क्योंकि राजनीति की जो पावर है, जो एक मंशा है, उसको आदमी आखिरी सांस तक छोड़ना नहीं चाहता। जी। लेकिन संदीप जी, आपने जो बोला, जो सीनियर लीडर्स है, जो प्रादेशिक लेवल पे सीनियर लीडर्स है, क्या आपको लगता है कि उनकी नाराजगी ज्यादा देखने को मिलती है कि यंगस्टर नहीं बैठना चाहिए वहां पे अध्यक्ष पद पर भी? क्योंकि अगर वो उनकी नहीं सुनेंगे, तो पॉलिटिक्स में अभी जो जिस तरह से बीजेपी आगे बढ़ रही है सरकार बनाने के लिए, सरकार गिराने के लिए जो आक्षेप हो रहे हैं, आरोप हो रहे हैं बीजेपी पे, तो उसमें वो ज्यादा जल्दी कामयाब हो सकती है।
इस डर की वजह से भी ये स्थिति कांग्रेस में देखने को मिल रही है आपको? बद्रेश भाई, मैं देखता हूं कि अगर आप प्रादेशिक लेवल पे बात करें तो भी टकराव की स्थिति है। आप अगर किसी भी स्टेट में जाके देखते हैं, अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में इतने गुट बने हुए, सीनियर्स के गुट अलग बने हुए, यूथ के गुट अलग बने हुए हैं। अगर आप उत्तराखंड में जाके देखते हैं, और एक चीज पे और आपको ध्यान देने की जरूरत है, आप गुजरात में भी देखेंगे तो संगठन के नाम पे आपको एक प्रदेश अध्यक्ष तो मिल सकता है, लेकिन जिला इकाई, मंडल इकाई, आपकी प्रदेश संगठन की जो चीजें हैं वो आपको नदारद मिलेंगी। और ये केवल गुजरात की स्थिति नहीं है, आप इंडिया के किसी भी स्टेट में जाके देखिए, हर जगह स्थिति यही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि कांग्रेस पार्टी अपना संगठन नहीं खड़ा कर पा रही है, लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रही है। और उसका सबसे बड़ा रीजन है कि टॉप लेवल पे आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि टॉप लेवल पे आप उलझे हुए हो तो आप नीचे लेवल पे काम नहीं कर सकते। ओके आलोक जी, आप जो राहुल गांधी ने जो पहले बोला था, ऐसा निशाना साधा उन्होंने, जिस लेटर को जिसने भेजा यानी 23 लोगों ने, तो उस पर राहुल गांधी ने जब बोला तो कपिल सिब्बल को बुरा लगा, गुलाम नबी आजाद को भी बुरा लगा, फिर उसमें बाद में फिर से उसमें स्टेटमेंट भी चेंज कर दिया। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर इस तरह की सिचुएशन कांग्रेस में रहती है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को ऐसे ही हो रहा है, उसको कोई गेम खेलने की जरूरत नहीं, पहली बात। और राहुल गांधी ने ऐसी आशंका उनको लगी कि बीजेपी के इशारे पे ये काम हो रहा है, इस तरह की बात है। कि मुझे लगता है कि ये भी थोड़ा सा बाद में क्लैरिफाई भी किया गया। उन्होंने कहा कि आपने जिस समय चिट्ठी लिखी उसका असर, उसका फायदा बीजेपी को मिलता है। मतलब ये आरोप नहीं लगाएगा बीजेपी से मिल गए, उसको असर छोटा छोटा लीक हुआ। मैं मतलब उनकी तरफ की बात भी मान रहा हूँ कि ये बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए मीडिया में। दूसरा में लेकिन मैं ये कहूंगा, असल में संगठन जो अभी चूंकि अपने साथी यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, जिस तरह से उन्होंने कहा कि संगठन नहीं है। देखिए, चाहे बीजेपी को आप पसंद करें ना करें, लेकिन कुशाभाऊ ठाकरे रहे, कोई अध्यक्ष रहे, और नरेंद्र भाई के भी बनते समय गोवा को आप याद करिए, बाकायदा पत्र लिख दिया था अपनी असहमतियों के साथ। स्वराज उम्मीदवार थी, गडकरी उम्मीदवार थे, आज भी राजनाथ सिंह उम्मीदवार हमेशा रहे हैं। तो आज भी उनके पास 5 ऐसे बड़े नेता यदि आप गिनेंगे, अच्छा उनका अपने स्टेट पे भी प्रभाव है। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र भाई का यदि गुजरात में नहीं प्रभाव होता है या उनके आपको वोट नहीं मिलते, लोग गुजरात में रह करके भी उन्होंने काम किया। आप यूपी में रह करके गुजरात का काम करते थे ना, मैंने महात्मा गांधी से लेकर के राजीव गांधी तक। और अंतर ये है, आपने अभी 2 पीढ़ी की बात कही हमारे, बिल्कुल जी, राहुल गांधी, मैंने राजीव गांधी जी को, संजय गांधी, दोनों को उस समय काम देखा है जी, कि वो लोग वर्कर सब कुछ जुड़ते थे। राहुल जी को 10-15 साल मिल गए, उन्होंने अपने को पूरा, देखिए कमलापति त्रिपाठी के साथ बंधे थे, लेकिन उनको कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया। उनके सामने बहुत इज्जत के साथ राजीव जी जाते थे। संजय गांधी को कितना ही लोग कहते हैं, लेकिन मैंने देखा है नरेंद्र तिवारी चाहे उनको बच्चा मानते हो, उनके साथ एक तालमेल होता था जी। आज प्रॉब्लम यह है कि मोतीलाल वोरा जो हेराल्ड के केस में बेचारे को अदालत जाना पड़ता है बार बार, बराबर, वो इतने लायल रहे, उनका 10 साल में उनसे पूछ के कोई बात नहीं करते। अब वो कहते भाई मुझे पूछेगा तो मैं बताऊंगा ना, घर का बुजुर्ग भी। तो प्रॉब्लम यह है कि नई जनरेशन पुरानी जनरेशन में तालमेल, इंदिरा गांधी ने प्रारंभिक 10 वर्षों में लिया था ना लोगों के साथ, विद्रोह हुआ। शुरू में तो पुराने लोगों ने बनाया, कामराज कोई नेहरू के पीरियड के थे, दूसरे जितने लोग थे संजीव रेड्डी को छोड़ दे। तो आलोक जी, अगर राहुल गांधी फिर से अगर इस ओहदे पे आते हैं तो आपको क्या लग रहा है कि ये जनरेशन जो गैप है वो बढ़ जाएगी, उसका नुकसान ही होगा, फायदा होगा ही नहीं पॉलिटिकली? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि असल में कई बार विकल्प जहाँ नहीं होता, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यदि 2 ही पार्टी होती है तो उसमें मैं ये नहीं भविष्यवाणी कर सकता कि राहुल गांधी बनने को तो कई लोग, दर्शुराव जी कौन से ऐसे सब जगह उतने पॉपुलर थे, लेकिन एक पार्टी के नाम पर उनका समर्थन था, राजीव गांधी के बाद वो बन भी गए। तो अध्यक्ष बनना प्रमुखता नहीं है। मैं क्या उस संगठन को हर स्टेट में 2 पीढ़ी को ला करके राहुल जी कर पाएंगे, ये आज मुझे शंका है। देखिए, उनके आइडियाज मॉडर्न होते हुए भी ऐसा होता है ना, एनजीओ जैसे चलाते संगठन। देखिए, आपको लोगों के बीच में अपने आप जाना पड़ेगा, कोई आपको स्पून फीडिंग नहीं होता। राजनीति में, पब्लिक लाइफ में, मीडिया में, किसी भी क्षेत्र में यदि आप पब्लिक के बीच में नहीं जाएंगे, खाली कोई ऑर्गेनाइज करके जैसे ट्रिप बनाते हैं, प्रॉब्लम ये है दूसरे लोग स्कूटर पर चले हैं, बीजेपी, कांग्रेस, जनता, आम आदमी पार्टी को छोड़ दिए तो 2 अभी आए हैं 5 साल पहले। लेकिन मेरा ये मानना है कि वो भी सड़क पे चलते थे अपने आरटीआई के लिए, केजरीवाल, इसलिए वो आरटीआई का काम किया हुए। बिल्कुल, राहुल गांधी की समस्या यही रहेगी
कि वो जब तक, और मुझे उम्मीद नहीं है, हाँ प्रियंका गांधी आज भी है लेकिन वो भी दे चुकी है, परिवार में भी प्रॉब्लम है, वहां रॉबर्ट की वजह से प्रियंका को आगे आने में और दिक्कत आएगी, केसेस इतने सारे हो गए। हाँ बिल्कुल, इसलिए अभी परिवार के लिए भी संकट है, इसलिए कांग्रेस के लिए फिलहाल खाली काम चलता रहे, और जहां विकल्प नहीं है कांग्रेस के अलावा, वहां जीत कर का श्रेय ले लीजिए, हार का श्रेय उसको दे दीजिए कि कमलनाथ ने, अमरेंद्र सिंह ने हरवाया थी, कल हार जाते हैं तो कहा जाएगा इनकी वजह से हम हारे। कहीं भी उन्होंने जिम्मेदारी लेके इस्तीफा दिया, लेकिन क्या उन लोगों के इस्तीफे ले लिए? सब वर्किंग कमेटी सबके इस्तीफे लेते? यदि मॉरल अथॉरिटी होती तो आज भी कहते सब इस्तीफा दे दीजिए आज से और मैं काम करूंगा, बट मॉरल अथॉरिटी तो है ही नहीं किसी को कहने की कि मैं अपने बल पर वोट ला सकता हूँ। और राहुल गांधी इतनी हिम्मत नहीं कर सकते ना कि ये चलो पद मैं ही ले लेता हूँ, मैं अपने जिम्मेवारी संभाल लेता हूँ, वो तो कर नहीं सकते भाई। उससे पूछा आपने? जी जी आलोक जी, क्या क्या कहा सवाल में? तो राहुल गांधी खुद सामने से तो आएंगे नहीं कि चलो वो जिम्मेवारी ले लेंगे कि चलो अध्यक्ष पद में ही संभाल लेता हूँ। नहीं, वो असल में जिम्मेदारी, देखिए मेरे क्या कहा, हमने संजय गांधी को भी देखा, राजीव गांधी को भी देखा। राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर नहीं भी बने थे तो जिम्मेदारी भी लेकर के आपको लोगों के बीच पे जो काम करने का जो वो होना चाहिए, वो क्या है, वो मॉडर्न ढंग से कारपोरेट वर्ड चलाता है ना, हाँ बिल्कुल, पर बैठ करके यदि काम करेंगे, ओके, खाली सुरजेवाला से लेंगे जो जमानत, इवन दिग्विजय सिंह भी 5.5 लाख वोट से हारे हैं, उनको राज्यसभा में लाए। जी, आपको कि आप वहाँ नया लीडर तैयार करें जो बाद की जनरेशन का है, है ना। तो राहुल गांधी की समस्या ये रहने वाली है, ओके, वो नए लोग भी तैयार ऐसे कर रहे हैं जो बहुत ही कमजोर हैं, या कोई दूसरा इस पर गूगल देख करके पार्टी नहीं चलेगी, आपका परिचय नहीं मिलेगा। जी मनस्वी जी, आपको क्या लग रहा है इसमें, यहाँ पे बीजेपी सामने है और बीजेपी जिस स्ट्रेटेजी से पॉलिटिक्स कर रहा है उस हिसाब से कांग्रेस नहीं कर पा रही है, फिर चाहे उनकी सीनियरिटी लीडरशिप हो या फिर यंगस्टर्स हो, ये दिक्कत आपको देखने को मिल रही है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम यहाँ पे कांग्रेस में ज्यादा देखने को मिल रहा है? नहीं, देखिए किसी की कोई पार्टी अगर ज्यादा स्ट्रांग है और दूसरी पार्टी की जो प्रॉब्लम है उस पार्टी के कारण है, ऐसा नहीं है। अगर बीजेपी अच्छा कर रही है इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस इस कारण गलत कर रही है। कांग्रेस की खुद की इंटरनल इश्यूज है जो उनको सॉल्व करने, बीजेपी जो अपना काम कर रही है वो अपना काम कर रही है, कांग्रेस को जो अपने काम करने वो अपने काम करने। कहीं ना कहीं कांग्रेस एक चीज से जो दूर होती जा रही है लगातार, वो है कि जनता के संपर्क से जो पल्स होती है पब्लिक की, उसको वो नहीं समझ पा रही, ना संभाल पा रही है। पर इतने साल पुरानी पार्टी है और सोनिया गांधी तो अभी भी है यहाँ पे, तो उनको भी पता तो चलता है ना, यहाँ पे उनके सीनियर लीडर्स भी है, तो वो भी पता चलता है कि लोगों की नब्ज क्या है। देखिए, जब सोनिया गांधी जी वापस आई थी कांग्रेस में एज अध्यक्ष, उसके बाद कांग्रेस का रिवाइवल हुआ। यूपीए 1 देखा हमने, यूपीए 2 देखा, और बहुत अच्छी तरह उन्होंने सरकार चलाई। अगर उस टाइम पे करप्शन के इशू नहीं होते, भ्रष्टाचार के इशू नहीं होते, तो गवर्नेंस लेवल पे कांग्रेस ने अच्छा काम किया था। पर सवाल ये है, इतने 20 सालों के बाद, 1998 से लेके अब तक वो सोनिया जी रही है अध्यक्ष, तो इतने सालों में उन्होंने कोई मास लीडर क्रिएट नहीं किया। और वहीं पे 1998 के टाइम पे अगर मैं आपको बात करूं, वहां पे एल के अडवाणी जी ने एक नहीं हर स्टेट में से 2-2 लीडर्स को तैयार किया था। एल के अडवाणी जी भी उसी टाइम के बहुत बड़े ऑपोजिशन लीडर थे। तो उन्होंने अडवाणी जी ने किन किन को किया, मैं आपको नाम के साथ बता सकता हूँ। नितिन गडकरी जी को तैयार किया, सुषमा जी को तैयार किया, राजनाथ सिंह जी को तैयार किया, नरेंद्र मोदी जी को तैयार किया, अमित शाह जी को तैयार किया। तो हर स्टेट में उन्होंने 2-2 लोगों को तैयार किया। और आज अगर हम देख रहे हैं तो जो बीजेपी आज, अगर हम बोले स्ट्रांग है, नहीं, बीजेपी की शुरुआत तो अडवाणी जी ने करवाई थी स्ट्रांग करने की, जहां पे एक लीडर का सच्चा धर्म वही होता है कि वो और लीडर क्रिएट करे। तो बीजेपी से अब बीजेपी में भी वो वैक्यूम आने वाला है, पर आने वाले 10 सालों में वो वैक्यूम नहीं दिखता। पर 20 सालों के बाद, क्योंकि जो वो कद्दावर नेता जो होता है, जो पार्टी को अपने से बड़ा समझता है, वो एल के अडवाणी जी थे। तो अडवाणी जी ने ऐसे नेता क्रिएट किए, और अब बीजेपी में नए नेता, नया युवा फोर्स वो शायद क्रिएट नहीं हो पा रहा अडवाणी जी के जैसा। और वहां पे कांग्रेस ने नए नेताओं को क्रिएट करना तो कब से बंद कर दिया है। उनका लास्ट नया मास पॉपुलर लीडर कौन है? कोई भी नहीं है। पिछले 20 सालों में एक हमने लीडर क्रिएट नहीं किया कांग्रेस में। और वहां पे हम बीजेपी में देखते हैं, बीजेपी लगातार नए लोगों को जोड़ती है, लीडरशिप क्रिएट नहीं कर रही पर लोगों को जोड़ती है, और वो जरूर इस चीज को भी आगे आने वाले समय में करेगी। पर बात सवाल कांग्रेस का ये है भद्रेश भाई, कि कांग्रेस कहीं ना कहीं जो पल्स है, पब्लिक की पल्स है, वो मिस कर रही है। वो कहां पे जीतती है मैं आपको वो बताता हूँ, जहां पे एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर बड़ा होता है। क्योंकि लोगों का जो वोट करने का तरीका है, या तो बीजेपी को वोट करेंगे या कांग्रेस को वोट करेंगे। बिल्कुल तो जहां पे बीजेपी से परेशान है, वहां पे कांग्रेस को वोट मिल जाती है। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं,
राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, यहाँ पे वोटों का ज्यादा फर्क नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी का जो 2% का जो वेव था वो कांग्रेस के फायदे में हुआ, इसलिए मध्य प्रदेश में बहुत आसानी से कुछ लोग इधर से उधर गए और वहां पे उन्होंने सरकार बना ली बीजेपी में। महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो सकता, उसका कारण ये क्योंकि वो गठबंधन की सरकार, गठबंधन में, हाँ सही बात है, उनकी खुद की वहां पे बीजेपी के नंबर जो थे वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद, क्योंकि उन्होंने साथ दिया था शिवसेना का, इस कारण उनके नंबर शॉर्ट है। तो जहां पे भी एंटी इनकम्बेंसी है वहां पे उनको फायदा हो रहा है। यस, कांग्रेस का, भद्रेश भाई लास्ट में 10 सेकंड देता हूं, कांग्रेस का जो सवाल है, कांग्रेस जीतती है एंटी इनकम्बेंसी के कारण, अपनी लीडरशिप स्किल्स के कारण नहीं, अपने मुद्दों के कारण नहीं, बीजेपी की गलतियों के कारण। अगर तो नहीं, वैसे भी अपने को देखने को मिला कि कांग्रेस जो है इतना जोर से प्रचार प्रसार नहीं करने को देखने को मिलती है, फिर ये स्ट्रेटेजी बनाने, एक और चीज भी ऐसा मान लिया है कि बीजेपी से लोग थकेंगे तो फिर हमारे पास आएंगे, ये शायद दूसरा क्या है भद्रेश भाई, देखिए बीजेपी क्या है कि बीजेपी हर इलेक्शन को, चाहे वो म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन हो, उसको बहुत सीरियसली लेती है, और एक ना एक वो विनिंग स्ट्रीक होती है और एक लूजिंग स्ट्रीक होती है। जब आप विनिंग स्ट्रीक में होते हो तो आपको कभी भी आपको हारने की इच्छा नहीं होती, और हार होती भी तो भी आप ओवरकम कर लेते हो, और जब आप हारते हो तो लगातार हारते जाते हो और आप संभल नहीं पा रहे। ओके संदीप जी, यस मनस्वी जी, संदीप जी आपसे मेरा आप ये सवाल रहता है कि कांग्रेस के लिए अभी तो खुद के अंदर के नेताओं से, या ये आपने टकराव बोला, उनसे बाहर निकलने की सिचुएशन में है, तो आगामी अभी आगे जो चुनाव आ रहे हैं, बिहार की बात करो या फिर ये बाई इलेक्शन की बात करो, क्या कर पाएंगी कांग्रेस? आपको क्या लग रहा है? आपका उसको सोनिया गांधी भले 6 महीने संभाल लेगी, लेकिन फिर भी रिजल्ट के ओरिएंटेड से क्या आपको लगता है? देखिए बद्रेश भाई, मैं आपको बता दूं ना, कांग्रेस पार्टी कुछ बिहार में बड़ा करने वाली है, और ना आप कहीं भी अभी फिलहाल की जो स्थिति है उसमें उम्मीद कर सकते हैं। कांग्रेस को सबसे पहली जो जरूरत है काम करने की, वो अपने संगठन पे काम करने की जरूरत है। और मैं आपको बता दूं, आज की तारीख में हिंदुस्तान में राजनीति में इतना बड़ा बदलाव आया है कि चीजें कंपेयर होने लगी है। राहुल गांधी इसलिए फेल हो गए, अच्छा एक इंसान होने के नाते कोई बुराई नहीं है, हमेशा पावर को डाइजेस्ट किया है, उनके दादा नाना नानी पता नहीं कितने लोग प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उनके ऊपर कभी कोई इस तरीके का पावर मिसयूज का एलिगेशन नहीं लगा। लेकिन इसलिए फेल हो गए क्योंकि राहुल गांधी का जो कंपैरिजन है, जो कंपेयर उनको किया गया नरेंद्र मोदी से किया गया। और अगर प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात आती है तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान की किसी भी पार्टी में आज तक अमित शाह जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ है। तो अगर इनकी तुलना अमित शाह या मोदी जी से की जाएगी तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकती। लेकिन इन दोनों लीडर्स को छोड़कर जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी ने जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, अब इस लेवल का अपना कोई नेता आगे लेके आ सकते हो, किसी को आगे मौका दे सकते हो। आपके पास अच्छे बोलने वाले नेता नहीं है। जिस तरीके से आज तक भी लोग गूगल करके इंदिरा गांधी को सुनते हैं, आज की तारीख में कांग्रेस के पास एक नेता नहीं बता सकते आप मुझे बोलने वाला। आप नरेंद्र मोदी की तरह नहीं बोल सकते, आप अमित शाह जी की तरह नहीं बोल सकते, उनकी तरीके से डिसीजन नहीं ले सकते। आप ये देखिए, अगर नरेंद्र मोदी जी आज कोई बात कह दे, किसी भी लीडर की हिम्मत नहीं है कि वो कोई ट्वीट कर दे या उनके ऊपर कोई सवाल खड़ा कर दे। लेकिन राहुल गांधी ने कोई बात कही तो गुलाम नबी आजाद ने भी उनके ऊपर सवाल खड़ा कर दिया, कपिल सिब्बल ने भी उनके ऊपर सवाल, और उनको जवाब देना पड़ा। तो जब तक ये स्थिति कांग्रेस की रहेगी, कांग्रेस का लगातार ग्राफ गिरता चला जाएगा। आपको अमित शाह और मोदी जी जैसे नेता पैदा करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। ओके, ठीक है, समय यहाँ पे कम पड़ रहा है अपने को। दर्शक मित्रों, चर्चा नहीं है समाप्त करीશું, પરંતુ છેલ્લે નિષ્કર્ષ કાઢીશું કે રાહુલ ગાંધીના નામની ચર્ચા હતી, પરંતુ સોનિયા ગાંધી અત્યારે કાર્યકારી અધ્યક્ષ છે। હવે ચર્ચા એ રહેશે કે હજી આગામી 6 મહિનામાં જે ચૂંટણીઓ લડવામાં આવશે તેમાં કેવી અસરકારકતા જોવા મળશે કોંગ્રેસની, પણ આખરે 6 મહિના પછી પણ આ જ સિચ્યુએશન ફરી ઊભી થશે અને જે જનરેશન ગેપ જોવા મળી રહી છે, તો જે ટકરાવ કે ખેંચાણ જોવા મળી રહી છે, એને દૂર કરવામાં કોંગ્રેસ કેટલા પ્રયત્નો કરે છે તે પણ જોવું રહ્યું, કારણ કે આખરે ને આખરે કમ્પેરિઝન બીજેપી સાથે કરવામાં આવી રહી છે। આ ચર્ચાને અહીંયા સમાપ્ત કરે છે। इस चर्चा में आपने भाग लिया इसलिए आपका धन्यवाद। तो फरी મળીશું દર્શક મિત્રો લોકમંચમાં એક નવા વિષય સાથે। ત્યાં સુધી રજા આપશો। નમસ્કાર। મૂકવાથી અમને કોઈ નહીં રોકી શકે। હું રોકી શકું છું? તને ખબર નથી, અમે છીએ એડીઝ મચ્છર જે ફેલાવે છે ડેન્ગુ અને ચિકનગુનિયા। માસ્ટરજીએ સ્કૂલમાં ડેન્ગુ મચ્છરથી બચવાની જરૂરી બધી જાણકારી આપી છે। અચ્છા બચ્ચું, અમને ચેલેન્જ, જગ્યા તો જરૂર મળશે। નહીં મળે, નહીં મળે।
ડેન્ગ્યુને ફેલાતો અટકાવવા માટે કુલરના પાણીને દર અઠવાડિયે બદલો. બાલદી અને ટાંકીઓને બરાબર ઢાંકીને રાખો. આખી બાઈના કપડાં પહેરો. મચ્છર દૂર રહે તેવી ક્રીમ, કોઇલ અને અગરબત્તીનો ઉપયોગ કરો. ડેન્ગુથી લડો એટલે ડેન્ગુથી બચો. Gedia hand sanitizer, 76% ethyl alcohol. Protect yourself from coronavirus. आपकी सुरक्षा आपके हाथ में. For dealership. સમાચારોથી શરૂ કરી તમારી શુભ સવાર. મહત્વના વિષયો પર આપના વિચારોની કરી ભાગીદારી. દિવસ દરમિયાન કયા મુદ્દાઓ રહ્યા મહત્વના જણાવ્યું ડે સ્પેશિયલમાં. દરેક વિશેષ કાર્યક્રમોથી વધારી જનતાની જાણકારી. લોકમંચના માધ્યમથી નિષ્ણાંતોની સલાહથી આપને સમજાવી પાયાની માહિતી. સળગતા પ્રશ્નોને સમજાવટથી ઉઠાવ્યા કરંટ ટોપિકમાં. જનતાના અભિપ્રાયો રજૂ કર્યા આપની સમક્ષ. દેશ વિદેશની જાણીતી વ્યક્તિઓની અજાણી વાતો અતિથિમાં. કોઈ છે નંબર 1 ની સાથે, કોઈ છે સનસની સાથે. ગુજરાત ન્યૂઝ સત્યની સાથે. રમત જગતની દરેક રોમાંચક ઘટનાઓની ચર્ચા, વિવેચન અને વિશ્લેષણ માત્ર ગુજરાત ન્યૂઝ પર. પ્લેગ્રાઉન્ડ સ્પોર્ટ શોમાં દરરોજ 5:30 કલાકે અને પુનઃ પ્રસારણ 11 કલાકે.